नमस्कार। 24 के सिंहासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसके साथ ही कि देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। देश में तीसरे फेज के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज पोलिंग बूथ पर टीमों को रवाना कर दिया गया। इसी के साथ ही कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तीसरे फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले नेताओं के बीच जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आता जाता है, ठीक वैसे वैसे नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो जाती है और ऐसा होना लाजमी भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो नेता वोटर्स के रुख को अपनी ओर मोड़ने में कामयाब हो जाता है, उसकी जीत उतनी ही पक्की हो जाती है। इस सब के बीच जवानों की शहादत एक बार फिर नेताओं का चुनावी मुद्दा बन गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया बयान देकर सियासत को हवा दी। अब आप सोच रहे होंगे वो बयान है क्या। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो जितना राम विरोधी होगा वो उतना ही राष्ट्र विरोधी होगा। सीएम योगी के इस बयान ने वोटरों को तो कश्मकश में डाला ही है, साथ ही साथ उन नेताओं पर भी करारा प्रहार किया जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से किनारा किया था, या यूं कहूं कि दूरी बनाई थी। बिल्कुल। और बता दें आपको कि 2024 के लोकतंत्र के पर्व पर श्री राम अहम भूमिका निभाने वाले हैं। जिस तरह से नेताओं के बयान श्री राम को लेकर सामने आ रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है। लेकिन वोटर किस ओर अपनी करवट लेते हैं, इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तो तय है कि 24 का चुनावी रण इतना आसान भी नहीं है। कंफ्यूज जनता किसी को भी दिल्ली पहुंचा सकती है। चुनावी रथ पर सवार पीएम मोदी लगातार 2024 की रणभूमि में घूम घूम कर विरोधियों पर करारा प्रहार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज ओडिशा के गंजम और नवरंगपुर, साथ ही आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद होने को लेकर तंज कसा। उन्होंने ओडिशा में आयोजित रैली में कहा, घर जाकर टीवी पर देखना, पड़ोस के झारखंड में नोटों का पहाड़ मिला है। तो वहीं ओडिशा के नवरंगपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेडी ने 25 साल में जनता की मुश्किलें कम नहीं की। 5 साल में बीजेपी ओडिशा को नंबर 1 बना देगी। इस बीच गंजम में उन्होंने बीजेडी को घेरते हुए दावा किया कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 10 जून को बीजेपी उम्मीदवार ओडिशा में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब 1 मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? तो एक बार भाजपा को मौका दीजिए। और मैं आपको कहता हूं, 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है। लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जी जो योजनाएं बनाता है, उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई, उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं? मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं।
4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है। आपका ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी, बीजेपी आएगी। उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार। उड़ीसा रे प्रथम थर हैब डबल इंजन सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान, कृष्णनगर और बिहार के उजियारपुर में चुनावी हुंकार भरी। अमित शाह ने नादिया जिले के कृष्णनगर में रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी राज्य में घुसपैठ खत्म कर देगी। वहीं बिहार के उजियारपुर में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने हमेशा पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का विरोध किया है। ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने वाली कांग्रेस की गोद में जाकर लालू यादव बैठ गए हैं। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने उजियारपुर लोकसभा सीट से एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। बता दें कि चौथे चरण के तहत उजियारपुर में 13 मई को मतदान होगा और इस सीट पर बीजेपी के नित्यानंद राय और आरजेडी के आलोक मेहता के बीच मुकाबला है। पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। आपने मोदी जी को 18 सीट देकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए। आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते। उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है। इससे ममता दीदी डरती है। एक कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, ये सब ने 70 साल से धारा 370 को संभाल कर रखा। इसके कारण कश्मीर से पूरे देश भर में आतंकवाद फैलता था। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। 10 साल तक ये ममता बनर्जी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चलती थी। आए दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, मगर ये अपनी वोट बैंक के कारण कुछ नहीं बोलते थे। मैं आज आपको बताने आया हूं, उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव, हरदोई और शाहजहांपुर में जनसभा करते हुए चुनावी हुंकार भरे। इस दौरान उनके निशाने पर यूपी के मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि सपा रही है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, चुनाव आता है तो इनकी गर्मी चढ़ने लगती है। सपा
वो लगने लगता है कि फिर से सत्ता में आकर अपना कहर ढाएंगे। लेकिन चुनाव रिजल्ट आते ही इन गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो वहीं उन्नाव में साक्षी महाराज के पक्ष में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा का इतिहास प्रभु राम का विरोध करने वाला रहा है। कांग्रेस कहती थी प्रभु राम हुए ही नहीं, जबकि सपा कहती थी कि अयोध्या में एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता। ये इनका दोहरा चरित्र है। ऐसे में आप सभी को इन पर कभी विश्वास नहीं करना है। और हरदोई वासी तो ये साक्षात भगवान विष्णु के स्नेही माने जाते हैं, श्री हरि के स्नेही माने जाते हैं, इसलिए हरदोई कहलाए। और बहनों और भाइयों, जो कार्य सृष्टि के प्रारंभ में से चला रहा है वही तो आज भी हो रहा है। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है। भगवान का विरोध भाइयों भारत की जनता के द्वारा कहा जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से राम को लाने के लिए तो राम भक्त ही आएंगे ना, कोई रामद्रोही तो रह जाएगा। और बहनों और भाइयों, यही स्थिति पूरे देश के अंदर है और कल भी यही देख। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखों मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रखकर के योजना बनाई तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे। आज बहनों और भाइयों 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की प्रतिमा को पवित्र करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के गुंडे मूर्ति के ऊपर चढ़ते हैं, मूर्ति में महाराणा प्रताप के आन मान शान के प्रतीक भाला को तोड़ने का प्रयास करते हैं, मूर्ति को पवित्र करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इन अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के रतलाम और खरगोन में चुनावी जनसभा कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान को बदलकर आरक्षण खत्म जैसे आरोपों को एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है और इस दौरान उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति भी मंच से दिखाई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार आरक्षण पर लगी 50% सीमा को हटा देगी। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जो भी हिंदुस्तान के आदिवासियों को मिला है, दलितों को मिला है, पिछड़ों को मिला है, आपके जल, जमीन, जंगल का जो हक है वो सारा का सारा इस संविधान ने आपको दिया है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इसको परे किया जाए और उनका पूरा का पूरा राज हो और आपके जो अधिकार हैं वो आपसे छीने जाए। ये उनका लक्ष्य है और हम
उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है, वो इसके कारण मिलता है। और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इस बार दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए ये जीत इतनी आसान नहीं होने वाली। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर मनोज तिवारी के खिलाफ कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। पार्टियों के बिखराव का फायदा उन्हें इस बार नहीं मिलेगा। 10 साल बीजेपी को काम करने का मौका दिया, लेकिन जनता परेशान है और जनता में गुस्सा है, आक्रोश है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं कन्हैया कुमार जी, वो आज नॉमिनेशन दाखिल कर अपने कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं उनके साथ आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी भी हैं हमारे साथ मौजूद। गोपाल जी, कन्हैया जी इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और नॉमिनेशन दाखिल करके पहुंचे हैं। जनता की बात की जाए तो किस तरीके का समर्थन लोगों का देखने को मिल रहा है? गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। पूरे देश में भाजपा के 10 साल की तानाशाही का विरोध हो रहा है। बेरोजगार विरोध कर रहा है, किसान विरोध कर रहा है, महिलाएं विरोध कर रही हैं, नौजवान छात्र विरोध कर रहा है, देश के मजदूर विरोध कर रहे हैं। हर तबके में विरोध है। लोग इस तानाशाही को पसंद नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, लोगों में और आक्रोश बढ़ा है और दिल्ली में 7 सीटों पर इस तानाशाही का लोग विरोध कर रहे हैं और इस तानाशाही को खत्म करेंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बात करें तो भाजपा के सांसद मनोज तिवारी सांसद भी हैं यहाँ के और टक्कर में भी मनोज तिवारी हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इस लड़ाई? मनोज तिवारी जी को 10 साल मौका मिला है, अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। सर, वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो उम्मीद लगाई जा रही है कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिल सकती है, जिस तरीके से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। सभी लोगों को उम्मीद है, कल इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को देता है तो क्या एक बड़ा बदलाव इस चुनावी दौर में देखने को मिलेगा? कल के फैसले के बाद आपको बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गोपाल राय जी, जिनका कहना है कि तानाशाही के खिलाफ जो है लोग जो है इस तानाशाही से तंग आ चुके हैं और इसका जो जवाब है वो मिलेगा और अब एक नई पीढ़ी को मौका जरूर मिलना चाहिए। और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान कांग्रेस और खुद चन्नी के लिए सिरदर्द बन गया है। उधर विपक्ष पर निशाना साधने के लिए मुद्दे तलाश रही बीजेपी ने दोनों हाथों से चन्नी के बयान को लपक लिया है। चन्नी का बयान बीजेपी के लिए कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और उनके बयान पर हंगामा मचने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने एक और बयान जारी कर दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि देश के जवानों पर गर्व है। एक बयान दिया है कि पिछली बार जब चुनाव थे तो उस दौरान 40 जवान शहीद हुए थे। आज तक सरकार ने पता नहीं किया कि वो हमला किसने किया था। अब फिर से चुनाव हो रहे हैं और फिर से जवानों पर हमला और जवान शहीद हो रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने साथ ही ये भी कह दिया कि वो पूछना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो हमला करवा रहे हैं, सरकार उन्हें सामने लेकर क्यों नहीं आती। साथ ही उन्होंने पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमले राजनीतिक हैं और ऐसे हमले फिर से हो सकते हैं। हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है। पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं।
आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? क्यों इंटेलिजेंस फेलियर होती है? आपके जो गवर्नर गए थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने पहले आगाह कर दिया था कि ऐसे अटैक फिर हो सकते, ये राजनीतिक है। ये मेरा सवाल है, मैं स्टंट ये बोल रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली इसको स्टंट बनाकर क्यों? तो उधर बिहार में पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा, चन्नी पर करारा प्रहार करते हुए पीएम मोदी की सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ी रहती है। ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने उरी और बालाकोट के बाद सबूत मांगे थे। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। इतने हताश हो गए? कृपया करके, जवान शहीद होते हैं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खत्म होगा, लेकिन कृपया करके शहादत का मजाक मत बनाइए। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के पास सैनिकों को गाली के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे का जवाब नहीं दे पाएंगे। साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान ने चूड़ी नहीं पहन रखी वाले बयान पर भी जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर थोड़ी सी भी आंख दिखाएंगे तो पाकिस्तान का नाश हो जाएगा, इसलिए वो पाकिस्तान का सर्वनाश ना करें। अगर थोड़ा सा भी परमाणु बम इस ओर आया तो पाकिस्तान का मिटना तय है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके का भारत में विलय होगा पर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया था और फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और उसके पास भी परमाणु बम है जो हम पर गिरेंगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। फारूक अब्दुल्ला जो खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान कह रहे हैं चूड़ियां पहन के थोड़े बैठी है, उसके पास परमाणु बम है। फारूक साहब, भारत की सरकार जब भी मौका मिला है ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर इस बार परमाणु की धमकी आप तो लग रहा है अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सैनिकों को गाली देने के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि ये झारखंड में कभी कांग्रेस के एमपी के घर रुपया निकलता है 300 करोड़ 400 करोड़, कभी उनके मंत्री के घर से निकल रहा है, आलमगीर के घर से। ये पैसा इकट्ठा करके मोदी को हराने के लिए ये पैसा इकट्ठा हो रहा है या और कोई काम के लिए? तेजस्वी यादव जी, पहले इसका जवाब दो कि। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लंगेट हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घाटी में आतंकवाद खत्म होने पर कहा कि जम्मू कश्मीर में अभी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। पिछले 4 सालों में आतंकी हमले शांत इलाकों में भी हो रहे हैं। उमर ने कहा कि श्रीनगर, राजौरी और पुंछ के इलाकों में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा से ये स्टैंड रहा कि मसले बातचीत के जरिए हल होंगे। अब पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है और भारत में भी 4 जून के बाद हुकूमत बनेगी। उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत मिलकर इस तरह के हालात कायम करेंगे कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो सके। और इस सब के बीच कांग्रेस के साथ छोड़ने के बाद भी राधिका खेड़ा ने सफाई दी है। उन्होंने बताया कि जिस पार्टी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी, वो पार्टी आज राम की दुश्मन है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती थी कि ये पार्टी राम की दुश्मन निकलेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी आज तक उन्हें तकलीफ दे रही थी और उन्होंने कहा कि मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ।
ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा, तो और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द। राधिका खेड़ा के खुलासे के बाद पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राधिका खेड़ा के इस्तीफे पर कहा कि जो राष्ट्र भक्त राम भक्त होगा वो सनातन को मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अभी बहुत लंबी लिस्ट है, 4 जून आते आते और भी बड़े नेता पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि जो इस देश की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, जो पाकिस्तान के गीत गाएगा वो कांग्रेस में रहेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ये आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनाव में मुसीबत खड़ी करने वाले हो सकते हैं। पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेताओं के ये खुलासे राहुल गांधी के लिए रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ ये धर्म युद्ध है, और जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। अगर इस चुनाव में जो भी लोग इस देश को प्यार करते हैं वो सब के सब नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे, और जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं होंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे। और वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के बयानों को एडिट कर फैलाया जा रहा है, इस पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज़ बीजेपी के सरोगेट्स और बीजेपी के लोग चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे और त्वरित कार्रवाई करे। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाला जो कंटेंट है वो वायरल किया जा रहा है बीजेपी के समर्थकों द्वारा, बीजेपी के लोगों द्वारा, उस पर हम चाहते हैं तुरंत कार्रवाई। इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 5 साल बाद फिर से रोड शो करने आ रहे हैं। इस दौरान तंज कसते हुए कहा कि नौकरी का एजेंडा उनको रोड पर ले आया है, जो सबसे सुरक्षित सीट बोलते थे उसमें भी आकर रोड शो करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को चौंकाने वाला नतीजा आएगा। बीजेपी की हालत बुरी हो चुकी है, बीजेपी यहां से समाप्त हो गई है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया ना, और क्या चाहिए। जो हम लोगों ने जो नौकरियां दी हैं, रोजगार दी है, और जो ज़रूरत है लोगों की उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो अब पटना में आए हैं, स्वागत है, लेकिन इस एजेंडे ने रोड पे लाया है उनको। पिछले बार जब आए थे तो चुनाव के समय आए थे, इस बार फिर आए तो चुनाव के समय आए हैं। और जो इस बार बिहार में हम पहले से कहते रहे कि चौंकाने वाला रिजल्ट लाएगा, उससे लोग भयभीत हैं। अब चौंकाने वाला रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि जो सेफेस्ट सीट है उसमें भी एक खतरा महसूस कर रहा है। तो हमको तो लगता है कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। अब प्रधानमंत्री होके एक यूनिवर्सिटी का दर्जा सेंट्रल नहीं दिला पाए, और हमारे चाचा ने कई बार आग्रह भी किया, हम लोगों ने भी आग्रह किया, भाई कम से कम उस यूनिवर्सिटी को आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो दे दीजिए, वो भी नहीं कर।
और इसी बीच केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को पीएम मोदी के नेतृत्व पर विश्वास है। लोगों को मालूम है कि उनके आने से गरीबों का कल्याण होगा, नारी शक्ति का सम्मान होगा और आगे चलकर देश में अपार अवसर बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी करेंगे। ये संकेत है कि भारत में जो 400 पार का अंदाजा दिख रहा था वो और मजबूत होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कांदिवली में पंचरत्न सोसाइटी से राम मंदिर तक घर घर जाकर चुनाव प्रचार भी किया। उधर तेलंगाना में मिल्लाडू भाजपा अध्यक्ष और कोयंबटूर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के अन्नामलाई ने रोड शो करते हुए चुनावी हुंकार भरी। के अन्नामलाई ने आपको बता दें कि नाकर कुरनूल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पी भरत के समर्थन में कल वाकुर्थी में रोड शो किया है। रोड शो करते हुए के अन्नामलाई ने पी भरत के लिए जनता से वोटों की अपील करी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा सीट पर 25 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल पत्र किया। और बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब 25 मई को उपचुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन करनाल से निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले सैनी और खट्टर ने एक खुले वाहन में शहर में रोड शो भी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि उपचुनाव का नामांकन नायब सिंह सैनी ने तो कर दिया, मनोहर लाल का क्या हुआ? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आज नॉमिनेशन किया है। आज राज्य की करनाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मनोहर लाल के साथ राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। हरियाणा की करनाल समेत 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 25 मई को होगी। और वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं के साथ साथ आपके नेता भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले कन्हैया कुमार ने सभी धर्मों के नेताओं के साथ तस्वीर साझा की, जिसमें वो हवन करते हुए और सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेते हुए दिख रहे हैं। अब आपको उन तमाम तस्वीरों से रूबरू कराते हैं जहां कल सूर्य की पहली किरण के साथ जनता जनार्दन संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल करेगी, यानी कि जनता कल तीसरे चरण के मतदान में हिस्सा लेगी। इसके लिए सभी तैयारियां करीबन पुख्ती हो चुकी हैं और इन 6 तस्वीरों में 6 जगहों के चुनाव की तैयारियों को साफ दिखाया गया है। पहली तस्वीर गुजरात की है जहां मतदान केंद्र वोटिंग के लिए तैयार है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ की है जहां चुनाव टीम को केंद्रों पर रवाना किया गया। तीसरी तस्वीर की बात करें तो मध्य प्रदेश की, यहां भी टीम पोलिंग बूथ पर जाते हुए नजर आ रही है। चौथी तस्वीर बिहार से, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले सुपौल में पोलिंग पार्टियों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ रवाना किया गया। और आखिर में 5वीं और 6ठी तस्वीर असम और पश्चिम बंगाल की, यहां भी चुनाव टीम पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुई है। और कांग्रेस ने आज पूर्व मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल को रायबरेली और अशोक गहलोत को अमेठी संसदीय क्षेत्रों के लिए पार्टी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ने की शुक्रवार को घोषणा की थी और रायबरेली में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र रहा है। बता दें कि सोनिया गांधी ने 2004 से 2024 तक रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गई हैं। वहीं कांग्रेस ने गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से आने पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। शिवसेना यूबीटी नासिक जिला प्रमुख विजय करंजकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। शिंदे सेना ने नासिक से मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे को फिर से उम्मीदवार बनाया।
आपको बता दें कि उन्हें पार्टी ने नासिक से टिकट देने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज विजय करंजकर ने शिवसेना यूबीटी छोड़ दी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में तीसरे चरण के चुनावों के लिए एक दिन पहले ही शामिल हो गए। अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, राज्यपाल को राजनीति से दूर रहना चाहिए। मुझे बेहद खेद है कि मुख्यमंत्री ने मुझे राजनीति में घसीटा है, खासकर ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे खिलाफ जो अपमानजनक सच के विपरीत टिप्पणी की है। मैं आपको ये बताने के लिए मजबूर हूं कि एक राजनेता के रूप में ममता बनर्जी की राजनीति कितनी गंदी है, लेकिन मैं भगवान से उन्हें बचाने की प्रार्थना करता हूं। भगवान के लिए भी ये कठिन जिम्मेदारी है। मैं इस दीदीगिरी को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। Public on that issue, I have said enough. Now, I don't want to repeat that because I am the accused. But I have something to appeal to you. You know, governor is supposed to stay away from politics. Governor is an apolitical post. To the best of my conscience, I have tried to be above politics. Ask any political party. They all had access to me. And publicly, they've acknowledged that I was accessible to all of them, including the leaders of the ruling. वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन और बता दें आपको लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग कल होनी है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिव मंदिर में दर्शन किए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कन्नौज के गौरी शंकर महादेव मंदिर में दर्शन किए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और इस दौरान सपा चीफ अखिलेश यादव ने भगवान शिव की आरती भी की। तो वहीं दूसरी तरफ बलिया में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे आ गया है। बलिया लोकसभा निर्वाचन चुनाव के नामांकन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं, जहां बलिया में 2 संसदीय क्षेत्रों का नामांकन किया जाना है। बलिया में 2 संसदीय क्षेत्र हैं, बलिया और सलेमपुर। दोनों संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशी बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करेंगे। नामांकन के संबंधित में जो भी तैयारियां होनी है वो पूरी हो गई हैं। कुछ दिन पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी दलों की बैठक करते हुए निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों को अवगत कराया गया था। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के सभी क्रम में समस्त कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। आपको बता दें कि बलिया में 7 से 14 मई तक नामांकन होगा। 17 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। जनपद बलिया में 2 संसदीय क्षेत्रों का नामांकन होना है, बलिया और सलेमपुर। नामांकन के संबंध में जो भी तैयारियां होनी हैं वो सब पूर्ण हो गई हैं और कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने समस्त राजनीतिक दलों की बैठक करके भी नामांकन से संबंधित जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उन सबको अवगत कराया है और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में ही समस्त कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा की पूजा की। उसके बाद गोसाईगंज और शाहगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की और लोगों से स्मृति ईरानी को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने गांधी परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग अमेठी रायबरेली को अपनी जागीर समझते थे। अमेठी ने उन्हें नकार दिया है और अब रायबरेली में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच जौनपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक उठापटक जारी है। बसपा ने अपना प्रत्याशी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी कला रेड्डी को बनाया था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जौनपुर से 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर एक बड़ा खेल खेला है। बसपा ने श्याम सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया। लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले ही धनंजय सिंह को अपहरण के मामले में सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। तो वहीं कुछ दिन पहले ही
हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो जेल से रिहा हो गए हैं और जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, नए भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा और हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। सभी के साथ अच्छे रिश्ते करके विश्व कल्याण के लिए हम विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं। किसी पर आक्रमण या कब्जा करने के लिए हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते। लोकतंत्र का महायज्ञ जारी है। देश की जनता कल इस महायज्ञ में तीसरी आहुति डालेगी। 93 लोकसभा सीटों की जनता अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए तैयार है। कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में। तीसरे फेज में गुजरात की गांधीनगर सीट, महाराष्ट्र की बारामती सीट, मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट और यूपी की मैनपुरी सीट पर सभी की नजर रहेगी। गांधीनगर में चुनावी मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह और कांग्रेस कैंडिडेट सोनल पटेल के बीच। तो वहीं बारामती की बात करें तो सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच टक्कर होगी। राजगढ़ सीट पर दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर, जबकि मैनपुरी में डिंपल यादव और जयवीर सिंह के बीच में सीधा मुकाबला है। पक्ष विपक्ष सभी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए दावों और वादों की झड़ी लगा दी है। पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोपों के खेल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जहां एक तरफ कांग्रेस प्रचार के दौरान पीएम मोदी को घेरती नजर आती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, 3 तलाक के विरुद्ध कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और यूसीसी जैसे ऐतिहासिक निर्णयों को उठाया है। अब बढ़ते हैं सियासी तापमान के बीच। जनता के मतों का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना अहम है। किसकी जीत, किसकी हार और तीसरे चरण में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसी मुद्दे पर लगातार हर तरफ चर्चा हो रही है। और वहीं तीसरे चरण में जिस तरह से आपको बता दें कि चुनाव होना है, लेकिन इस दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा और इसमें से यूपी की 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से उन सीटों से रूबरू कराते हैं कि किस किस के बीच मुकाबला होने जा रहा है। अगर मैनपुरी सीट की हम बात करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से है, तो यहाँ पर बीजेपी से ठाकुर जयवीर सिंह चुनावी मैदान में होंगे। वहीं एसपी की तरफ से डिंपल यादव और बीएसपी की तरफ से शिव प्रसाद यादव चुनावी मैदान में है। बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की, और ऐसे में यहाँ पर अगर उम्मीदवारों की हम बात करें तो यहाँ प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए पार्टी की मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में है। और अब संबल सीट की हम बात कर लेते हैं, जहां पर ये मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। और अगर कैंडिडेट्स को लेकर हम बात करें यहाँ पर, तो इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर परमेश्वर लाल सिंह सैनी चुनावी मैदान में है और वहीं सपा की तरफ से जिया उर रहमान है। वहीं बसपा की तरफ से सौलत अली संभल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। अपने दादर और सतरी लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सपा सांसद शफीक उर रहमान अकबर के निधन के बाद इस सीट पर उनकी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए कुंदरकी के सपा विधायक जिया उर रहमान यहाँ साइकिल पर सवार हैं। तो ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे थे संभल सीट का था। और अगर हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी सीट की, तो यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो काफी कड़ा होने जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार तो अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।